असदुद्दीन ओवैसी वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और समय निकालकर हमारे साथ आए। ओवैसी आपका स्वागत है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? नमस्कार। जी 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 मिल रही है जी। आपने भी इस मुद्दे को उठाया अपनी तकरीरों के अंदर, जो कुछ कर्नाटक के अंदर हो रहा है। ओवैसी साहब, मैं एक बार आपकी राय इस पर जानना चाहूंगा। और अब मामला चूंकि अदालत तक भी पहुंच गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच गया है, एक बड़ा विवाद सा बन गया है ये। आपका सवाल क्या है सर? ये जो कर्नाटक में हिजाब को लेकर के जो भी विवाद हुआ, इतना बड़ा बन गया कि 3 दिन तक पूरे स्टेट के स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, कहीं पत्थर चल गए, कहीं कुछ हो गया। इस पूरे कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये कंट्रोवर्सी पैदा की गई कर्नाटका में जो बीजेपी की सरकार है वो उसके जिम्मेदार है। और मेरा मानना यह है कि उनका जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 19, 21 का ग्रेव वायलेशन है। तो ये बिल्कुल गलत है जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। सर, नोटिफिकेशन मैंने शायद अगर ठीक देखा हो तो नोटिफिकेशन तो इतना ही कहता है कि हर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक ड्रेस कोड लागू करेगा, और वो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर उनका आता है और उसके कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो कोई भी स्कूल कॉलेज हो वो एक ड्रेस कोड तो लागू करता ही है। नहीं, ड्रेस कोड आप लागू कर रहे हैं, मगर क्या संविधान सस्पेंड हो जाता है? क्या संविधान स्कूल में जाने से, कॉलेज में सस्पेंड हो जाता है? ड्रेस कोड में देखिए कहा गया कि इक्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड डज नॉट हिंडर विद पब्लिक ऑर्डर। अब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है। अगर मेरे हिजाब और निकाब पहनने से किसी को हार्म तो नहीं हो रहा है ना। फर्ज करिए अगर मैं रोड ब्लॉक कर देता हूं, बोलूंगा नहीं मेरा राइट टू प्रोटेस्ट है, तो उससे तो सबको तकलीफ हो रही है। मेरे हिजाब, मेरी लड़की के हिजाब और निकाब पहनने से किसी को हार्म तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का ग्रेव वायलेशन है। और ये गलत ऑर्डर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कर्नाटका की सरकार, बीजेपी की सरकार ने। सर, मैंने तो आपकी एक स्पीच में सुना, आपने या इंटरव्यू में शायद आपने कहीं पर केरला हाईकोर्ट के एक जजमेंट को कोट किया था कि वहां पर उन्होंने इजाजत दी थी। उसी केरला हाईकोर्ट ने लेकिन, हाँ बिल्कुल, उसी केरला हाईकोर्ट ने लेकिन 2018 में 2 बच्चियां प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली, उन्होंने इजाजत मांगी हेड स्कार्फ पहनकर और फुल स्लीव्स की कमीज पहनकर जाने की, तो इनकार कर दिया गया और कहा गया कि उस इंस्टीट्यूशन का जो राइट है वो लार्जर राइट है आपके राइट से, कि वो नियम बना सकता है कि वो इंस्टीट्यूट कैसे चलाएगा। तो वो मैं आपको कह रहा हूं, जो केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने कहा कि स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1). अब वो जो आप जजमेंट का हवाला दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़कर आपको जवाब दे सकता हूं, मगर सुप्रीम कोर्ट में केरला हाईकोर्ट ने ये कहा कि स्कार्फ जो है वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस में आता है। और उससे हटकर एक आप जो वायलेशन सरकार कर रही है कर्नाटका में, वो तो आप राइट टू लाइफ का वायलेशन कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन कर रहे हैं। और वो पहनने से किसी को तकलीफ हो रही है क्या? किसी को नुकसान हो रहा है? मुझे बताइए। लेकिन इसमें राइट टू लाइफ का हनन कैसे हो गया? का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का। हाँ बिल्कुल, आप डिक्टेट नहीं कर सकते ना मुझे कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं। मैं ये चाहूंगा कि मेरी बेटी हो या मेरी जो भी लड़की हो वो हिजाब निकाब पहनना चाहती है, तो आप कैसे उसको उसकी लाइफ लीड करने का आप इंटरफेयर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी जजमेंट यही तो बात कही गई कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि क्या खाए और क्या पहने। सर, मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, आप तो खुद बहुत बड़े वकील हैं। वो 2018 की जजमेंट, थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड सुनिएगा। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट पिटिशनर्स कैन नॉट सीक द इंपोजिशन ऑफ देयर इंडिविजुअल राइट्स एज अगेंस्ट द लार्जर राइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। It is for the institution to decide whether the petitioners can be permitted to attend the classes with the headscarf and full sleeve shirt. 2018। अच्छा, तो आप वो बोल रहे हैं तो सुनिए अब आप ये सुन लीजिए कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो
केरला हाई कोर्ट के ऊपर आता है, नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लोथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1). अब इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अरे यही तो हम आपको बता रहे हैं ना सर कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, एक नहीं 3-3, 4-4 जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, और अगर आप जो जजमेंट का हवाला दे रहे हैं उसको तो अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अब ये तो मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, वो जो भी उस बेंच के जो भी बेंच थी उसने ये ऑर्डर निकाला था। बहरहाल सर, एक सवाल ये है कि हम इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मुद्दा ये तो नहीं है कि पूरे देश में बुर्का हिजाब कोई पहन रहा है तो पाबंदी है। वो जो बच्चियां गई हैं वो भी स्कूल तक जब आती हैं और कॉलेज तक जब तक आती हैं वो कुछ भी पहने, उसमें कोई एतराज नहीं है। केवल और केवल क्लासरूम में क्या पहना जाए, इतना सा मुद्दा है, केवल इतना। तो सवाल केवल यह है कि वो राइट क्या उस इंस्टीट्यूट को नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जा रही थी। ऐसा नहीं है कि अचानक जैसा अब ये सोशल मीडिया में चल रहा है कि शॉल दिए गए उनको, जो भी दिया नहीं दिया पहन कर जा रहे थे शॉल। वो ये लड़कियां बाकायदा हिजाब पहनकर अपने स्कूल को जा रही थी। दूसरी बात आपको समझने की जरूरत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, फंडामेंटल राइट्स का इससे रास ताल्लुक है। अगर आप किसी को डिनाई करेंगे तो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को डिनाई करना ये कोई सरकार नहीं कर सकती है सर, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब ये इतना बड़ा क्यों हुआ वो तो आपको बीजेपी की सरकार को पूछना है, कितनी नफरत क्यों पैदा कर दी उन्होंने। ये तो आप पैदा कर रहे हैं, आप इसके पीछे हिजाब और निकाब से ज्यादा एक नफरत की राजनीति हो रही है। क्यों नफरत हो रही है भाई? क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं? इतना रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं लोग जो उसका अपोज कर रहे हैं? ये रेडिकलाइजेशन किसने किया? नहीं, वो तो काउंटर पूछते हैं कि अभी जैसे अभी आपने उस स्कूल का जिक्र किया उडुपी के, उस स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य पहनकर स्कूल को जा रही थी। ऐसा नहीं है कि अचानक जैसा अब ये सोशल मीडिया में चल रहा है कि शॉल दिए गए उनको, जो भी दिया नहीं दिया पहन कर जा रहे थे शॉल। वो ये लड़कियां बाकायदा हिजाब पहनकर अपने स्कूल को जा रही थी। दूसरी बात आपको समझने की जरूरत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, फंडामेंटल राइट्स का इससे रास ताल्लुक है। अगर आप किसी को डिनाई करेंगे तो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को डिनाई करना ये कोई सरकार नहीं कर सकती है सर, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब ये इतना बड़ा क्यों हुआ वो तो आपको बीजेपी की सरकार को पूछना है, कितनी नफरत क्यों पैदा कर दी उन्होंने। ये तो आप पैदा कर रहे हैं, आप इसके पीछे हिजाब और निकाब से ज्यादा एक नफरत की राजनीति हो रही है। क्यों नफरत हो रही है भाई? क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं? इतना रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं लोग जो उसका अपोज कर रहे हैं? ये रेडिकलाइजेशन किसने किया? नहीं, वो तो काउंटर पूछते हैं कि अभी जैसे अभी आपने उस स्कूल का जिक्र किया उडुपी के, उस स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य हैं, वो अभी आपसे 10 मिनट पहले हमारे साथ थे। उनसे मैंने सीधे सीधे पूछा, ये बताइए कि बच्चे पहले से क्या पहन के आ रहे थे? उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं पहन के आ रहे थे, और हमारे यहाँ जो नॉर्म्स हैं वो 2004 के बने हुए हैं, फॉलो हो रहे हैं तब से। 31 दिसंबर से अचानक ये लड़कियां जो है हिजाब पहनकर आने लगी, और तब हमने इनको रोका, पहले नहीं पहनती थी। अगर सर वो झूठ बोल रहे हैं, आप जो उसमें से 2 लड़कियां कर्नाटका हाईकोर्ट में पिटिशनर हैं, उन्होंने उसमें उस बात को कहा है। और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप क्या संविधान के फंडामेंटल राइट्स से महरूम कर देंगे किसी को? आप होते कौन है भाई? अगर कोई कॉलेज जाता है, कोई स्कूल जाता है, तो क्या संविधान सस्पेंड हो जाता है? संविधान तो एक जीवित किताब है ना, वो आप कैसे छीन सकते हो उनसे? आप उन लड़कियों ने उस नोटिफिकेशन के खिलाफ जो उन्होंने इशू किया था अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 2, उसके खिलाफ चैलेंज किया कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो ये गलत कह रहे हैं आपको वो। चलें, ये बातें जो हैं तो डिटेल्स वाली बातें हैं, इंफॉर्मेशन की तो कोर्ट में डिसाइड होगी, और मैं कानून में की बातों पे तो आपसे नहीं जीत सकता। लेकिन अभी आपने रेडिकलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया। अभी एक बीजेपी के सांसद हमारे साथ थे, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरएसएस से जुड़े हुए, वो हमारे साथ थे, बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये रेडिकलाइजेशन मुस्लिम समाज के अंदर हो रहा है,
एक मुस्लिम महिला भी हमारे साथ थी, एडवोकेट, अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने बोला जब से ट्रिपल तलाक का कानून आया है तब से खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को कैसे रहना है, क्या पहनना है, ये कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय अंदर से खुद बता रहा है। तो ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी पर जो लोग जो गोलियां चलाए वो रेडिकलाइज नहीं है? और अगर एक मुस्लिम महिला अगर निकाब और हिजाब पहनती है और पढ़ना चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाना चाहती है, वो रेडिकलाइजेशन है। और जो उन लोगों को शॉल बांट रहा है जो कभी शॉल नहीं पहने, कौन है वो लोग? जो एक बच्ची को घेर लेते हैं, वो रेडिकलाइज नहीं हुए? जो अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाह रही थी, क्या बात कर रहे हैं लोग? रेडिकलाइज कौन हो रहे हैं? देख नहीं रहे हैं लोगों को? राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं बीजेपी से, आप अगर इस रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे तो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा तो जरूर है, मगर पॉलिटिकली आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा अनकरीब में, देख लेना आप। अभी जैसे आपने उसको ये समझ रही है कि ऐसा, ये अगर नहीं रोकेंगे लोगों को जी, उनको नुकसान होगा। मेरा मानना है सर, आपके ऊपर जिन्होंने गोली चलाई वो क्रिमिनल्स हैं, और अगर उन्होंने वाकई आपकी बातों से नाराज होकर, आपकी बातों से अगर उनको गुस्सा आया तो उन्होंने तैश में किया तो वो रेडिकलाइज्ड हैं। मैं आपसे सहमत हूं इस बात पर, और ये बातें ऐसी कुछ पुलिस की तफ्तीश में सामने भी आई हैं। बहरहाल बहुत ही वाहियात चीज थी वो। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग कर्नाटक के अंदर वो गमछा डाल करके, वो अपने गले में डाल करके सैफरन कलर की टोपी पहन करके आ रहे हैं, उनका कहना है कि फिर ये हमारी भी फ्रीडम है, हमारी भी फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम है, हम भी ऐसे जाएंगे, हमें भी ना रोके कोई। बिल्कुल, अगर आपके रिलीजन का एसेंशियल फीचर है तो आप करिए। क्या आप इन बच्चों की तरह उसी तरह का लिबास पहन कर आ रहे थे? पहले आप नहीं पहन कर आ रहे थे। आप अगर कोई, देखिए, अगर कोई लड़की हिजाब पहन रही है तो उनको क्या नुकसान हो रहा है उससे, मुझे बताइए। आपको क्या नुकसान हो रहा है, मुझे क्या नुकसान हो रहा है? अगर मैं रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि मेरा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना, तो प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, मगर किसी को नुकसान पहुंचाना तो नहीं है ना। अब यहां पर किसको नुकसान पहुंच रहा है? क्या फिजिकली आपको नुकसान हो रहा है? क्या मेंटली नुकसान हो रहा है? आपको क्या नुकसान हो रहा है बताइए। और पहले से पहन रही है वो लोग। असदुद्दीन ओवैसी देश के संसद में टोपी पहनकर तकरीर कर सकता है, मोदी के खिलाफ बोल सकता है, अपनी बात को रख सकता है संविधान के उस सबसे बड़े पंचायत में। ये बच्चियां पढ़ना चाह रही हैं। और एक बात सुनिए सर जी, आपको बता रहा हूं कि फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होल्ड करते हैं महिलाओं का, उन्होंने कहा कि आप हिजाब पहनकर फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेल सकती हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में आप हिजाब पहन के बैडमिंटन खेल सकती हैं। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन कहता है कि हिजाब पहन के महिला बास्केटबॉल खेल सकती है। यमन की एक लड़की को, जिसका नाम कामरान तवक्कल है, उसको नोबेल पीस प्राइज मिला, हिजाब पहनती है वो। देश के प्रधानमंत्री आज सहारनपुर में बोले कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक निकाला, तो भाई तो पढ़ना चाह रही है ना ये लोग। तो देश के प्रधानमंत्री क्यों पढ़ने से रोक रहे हैं लोगों को? मैं आता हूं, उस पर आता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? मैं प्रधानमंत्री की बात करूंगा सर। आपने उनके ऊपर बोला, उन्होंने भी आज काफी कुछ बोला, उस पर मैं आता हूं। अभी आपने फीफा का उदाहरण दिया, आपने और जगहों का उदाहरण दिया। फ्रांस में स्कूल में हेड स्कार्फ पहनने पर मनाही है। फ्रांस के अंदर पब्लिक प्लेसेस पर स्कार्फ पहनने पर मनाही है। फ्रांस में अभी रिसेंटली फ्रांस में यह हुआ है कि स्पोर्ट्स के अंदर हिजाब पहनकर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सुनिए, अगर फ्रांस कल के दिन महिलाओं का वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए बिड करेगा तो पहले उसमें बिड में आउट हो जाएगा वो, क्योंकि फीफा के रूल को फॉलो करना पड़ेगा उनको। और फ्रांस का सरकार के बारे में मत पूछिए, फीफा के बारे में बोल रहा हूं। मेरे संविधान में, मेरे देश में, नहीं सर, आप फीफा कोट करेंगे तो मैंने भी एक जगह कोट किया। और चॉइस ना अगर सुनिए, अगर कल फ्रांस अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए बिड करेगा तो क्या वो बिड कर पाएगा? फीफा के रूल को तोड़ेगा वो? नहीं तोड़ पाएगा ना, नहीं तोड़ पाएगा वो। अच्छा, आज प्रधानमंत्री ने यह कहा कि दरअसल दिक्कत यह है कि जब मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम बेटियां जो हैं, उन्होंने मोदी की तारीफ करना शुरू कर दी, तब मुस्लिम समाज में बाकी लोगों को, जो ठेकेदार बनते हैं, उनको यह लगा कि अरे ये तो हमारी ही बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, मोदी मोदी कर रही हैं, और उन्होंने उनको बरगलाना शुरू किया। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ये इल्जाम है उनका।
सबसे पहले सुन लीजिए सर, प्रधानमंत्री जो है ना सेलेक्टिव जबान खोलते हैं। जो प्रयागराज इलाहाबाद में धर्म संसद हुआ, वहां पर मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो गंदगी बकी गई, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। जो हरिद्वार में हुआ, जो रायपुर में, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। कि वीडियोस हैं जो मुस्लिम महिलाओं के बारे में गंदगी बोली गई है, उस पर नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री। क्यों नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री भाई? प्रधानमंत्री कर्नाटका के बच्चों के बारे में बोलते हैं, ठीक है तुम हिजाब पहनो और पढ़ो, तुम काबिल बनो, देश को मजबूत करो, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारा निकाब, वो तुम्हारा रिलीजन का मामला है, तुम्हारा चॉइस है। हम 377 को निकाल दिए, 377 नहीं रहा, चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन गया। अब रहा सवाल ट्रिपल तलाक का, मैं उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूं, यह कानून मुस्लिम महिलाओं को और परेशान कर रहा है। प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूं हैदराबाद में। कैसे? डिजर्शन बढ़ रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ। सुनिए सर, सुनिए, यह कानून यह कहता है कि अगर कोई मुस्लिम मर्द, जो मेरा मानना है ट्रिपल तलाक एक गुनाह है, अगर वो बोल भी देता है तो शादी नहीं टूटती, मगर क्रिमिनल केस बुक होगा। क्रिमिनल केस बुक होगा, 2 साल की सजा अगर उसको हो गई, कोर्ट देता है, तब भी शादी नहीं टूटेगी, वो घर में बैठे रहेगी उसके लिए 2 साल के लिए। क्या बात है ये? कौन सा कानून बनाया आप? और बर्डन ऑफ प्रूफ उस महिला पर रहेगा कि कोर्ट में जाकर प्रूफ करे कि इसने बोला नहीं बोला। किसको एडवांटेज दे रहे हैं? नहीं तो इससे थोड़ा डेटरेंट भी तो आया होगा, वैसी साहब, समाज में थोड़ा डेटरेंट भी तो आया होगा। मुस्लिम मर्द अब गलत तरीके से ट्रिपल तलाक देने से बचते भी तो होंगे। कुछ नहीं आया, झूठ बोल रहे हैं सब आपको। प्रैक्टिकली हम आपसे कह रहे हैं डिटरेंट नहीं है। हमने ये कहा था कि मुसलमानों में, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास मेहर दी जाती है। एक जो शादी करता है अपनी वाइफ को मेहर देता है, वो अमाउंट को आप लिख दीजिए, कंडीशन बना दीजिए कि अगर कल तुम ट्रिपल तलाक देते हो तो इस मेहर का अमाउंट 200%, 300% होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होगा। आप जब उस पर पीनल क्लॉज भी लगाइए। आप ऐसा गलत बकवास कानून बनाकर आप तो महिलाओं को परेशान कर दिए और उसको जेल में डाल रहे हैं। वो जेल से निकल जाएगा, कौन प्रूफ करेगा सर? आप बताइए, इसमें इनइक्वालिटी देखिए। अगर मुसलमान पे कानून लगेगा तो 2 साल, नॉन मुस्लिम पे लगे तो 1 साल। ये कौन सी इक्वालिटी है सर? ये आप क्या कर रहे हैं? गलत कानून बनाकर छोड़ दिया आप। उल्टा उससे पूरे मुस्लिम महिलाएं परेशान हो रही हैं। देखिए, लेकिन जो ये हिजाब का मामला आया है, मैं जो इस पर डिबेट सुन रहा हूं, देख रहा हूं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर, लोग इसको शाहबानो मोमेंट बता रहे हैं कि ये शाहबानो मोमेंट बता रहे हैं कि उस वक्त जैसे राजीव गांधी की सरकार जो है वो मुस्लिम क्लर्जी के सामने झुक गई थी, ऐसा इस बार ना हो। सर आप मेरे को एक बात बताइए, मेरी बेटी अगर हिजाब पहनती है, निकाब पहनती है, इसको तकलीफ किसको होना चाहिए? तकलीफ क्यों हो रही है आपको? क्या कुछ हार्म हो रहा है आपको? क्या देश के लिए खतरा है? सिक्योरिटी का इशू है? क्या कर रहे हैं सर? किस राह पे लेके जा रहे हैं देश को? नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि ये ग्रोइंग साइंस ऑफ रेडिकलाइजेशन है। दीज आर ग्रोइंग साइंस ऑफ रेडिकलाइजेशन। अरे सर, आप क्या बकवास कर रहे हैं आपके सामने? जो लोग धर्म संसद में बकवास करते हो रेडिकलाइज नहीं है। जो लोग गोलियां चलाते हैं एमपी के ऊपर रेडिकलाइज नहीं है। जो लोग मॉब लिंचिंग करते हो रेडिकलाइज नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पे हर मुस्लिम महिला जो बीजेपी के खिलाफ लिखती है उसके खिलाफ क्या क्या लिखते हैं वो रेडिकलाइज नहीं है। क्या है सर? आप गलत कह रहे हैं। मैं अफसोस कर रहा हूं कि आप ये इस बात को कह रहे हैं कि हिजाब, मेरी बीवी हिजाब करती है तो क्या वो रेडिकलाइज हो चुकी है? मेरी बेटी करती है, रेडिकलाइज हो चुकी है वो? क्या कर रहे हैं आप? मैं आखिर आप तय करेंगे कि मैं क्या पहनूंगा? बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, मेरे फेथ का हिस्सा है, मुझे मेरे फेथ पे चलने दीजिए ना। आप तय करेंगे। अफसोस की बात है कि हिजाब को आप रेडिकलाइजेशन कहते हैं। कभी देखिए अस्पतालों में जाकर बेहतरीन मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, लड़कियां एक से एक काबिल हैं, हिजाब पहनकर इलाज कर रही हैं, वो रेडिकलाइज हैं। क्या बात है सर? ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं।
सर लेकिन उस बच्ची को भी तो कोई बताता होगा ना, बच्ची को तो नहीं मालूम होता होगा कि नकाब मेरे धर्म का हिस्सा है, और ऐसा भी नहीं कि हर बच्ची नकाब पहने घूम रही है। क्या 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 बात कर रहे हैं आप इस जमाने में किसी को फोर्स कर सकते हैं? आप किसी को फोर्स कर सकते हैं? आप नहीं फोर्स कर सकते किसी को। आप अगर आप देखिए, चॉइस जो है ना, चॉइस फ्रीडम है। तो अगर 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 कल कोई नहीं पहनता है तो मैं क्या फोर्स कर रहा हूं किसी को कि पहनो? तुम नहीं कर रहा हूं मैं। कौन ये आप इस तरह की बात कर रहे हैं? ताज्जुब हो रहा है मुझे। नहीं सर, ये बहस है इस बात पर। आप फोर्स नहीं करते, चले आप नहीं करते, आपका मामला है वो। अब आप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं क्या कोई नहीं फोर्स करता। मैं बता रहा हूं, कोई नहीं फोर्स करता। सबके लिए ना मैं बोल सकता हूं ना आप बोल सकते। कोई नहीं फोर्स करता। सबके लिए तो हम दोनों ही नहीं बोल सकते। लेकिन अब आप देखिए, बताया जा रहा है ईरान कैसा था बिल्कुल मैं बोल सकता हूं, मैं बिल्कुल बोल सकता हूं। ईरान क्या था रेवोल्यूशन से पहले, अफगानिस्तान क्या था शाह के जमाने में, और आज क्या है? सर एक सुनिए, एक बात सुनिए। आप लोग भारत के मुसलमान को ईरान अफगानिस्तान से क्यों कंपेयर करते सर? यह आपकी देशभक्ति है, यह आपकी देशभक्ति है। ईरान अफगानिस्तान से मुझे क्या लेना देना? ईरान एक थियोक्रेटिक कंट्री है, अफगानिस्तान एक थियोक्रेटिक कंट्री है। आप भारत को थियोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म करना चाह रहे हैं आप, मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लाना चाह रहे हैं यहां पर आप। अरे भारत का संविधान तो देख लीजिए कभी। आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं सौरभ साहब। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है सर। अफगानिस्तान से, ईरान से मुझे क्या लेना देना? भारत में जाए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। फिर ये कौम और मिल्लत का क्या कॉन्सेप्ट है? कौम और मिल्लत का कॉन्सेप्ट क्यों है? फिर आप कहिए कोई मिल्लत नहीं होती है, हर जगह का मुसलमान अलग है, हर देश का अलग मुसलमान है। क्यों ये मिल्लत का कॉन्सेप्ट लाया जाता है हर जगह पर? आपने सुना कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आर्मी का गाना, कदम कदम बढ़ाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा? तो उसमें क्या, इसमें भी कौम निकाल देंगे आप? अरे भाई देखिए, क्या इंडिया में सब एक ही है? हर एक का कल्चर अलग है, फेथ अलग है। तो इंडिया की खूबसूरती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम कॉन्सेप्ट देते हैं। इसीलिए तो हमारा संविधान सेलिब्रेट करता है पूरे रिलीजन्स को, पूरे कल्चर्स को। आर्टिकल 21 क्या है सर? आर्टिकल 25 क्या है सर? क्या आप जाकर आदिवासियों से कहेंगे कि अपना कल्चर खत्म कर लो? क्या आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर कहेंगे कल्चर खत्म कर दो अपना? एक कल्चर बना दो। और कौन बनाएगा एक कल्चर? किसको राइट है बनाने का? वो ये तो भारत एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, और यही संविधान इसको सेलिब्रेट करता है। क्या भारत का एक रिलीजन नहीं है? भारत सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता। जिसका कोई रिलीजन नहीं है उसको भी सेलिब्रेट करता भारत। मेरा चॉइस को आप कैसे छीनेंगे? आप, मेरा फंडामेंटल राइट है चॉइस मेरा। और अफसोस की बात है कि आप एक महिला जो अपने चॉइस को इस्तेमाल कर रही है उसको रेडिकलाइज कह रहे हैं आप। बड़ी अफसोस की बात है सर। मुझे शॉक हो रहा है आपके इन जुमलों पर। सर ये बातें जो हो रही हैं समाज में, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं आंख बंद कर सकता हूं, ना मैं शुतुरमुर्ग बन सकता हूं। जो चर्चा हो रही है मैं आपके साथ कर रहा हूं। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आसाम की जो पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी और राज्यसभा में आती थी तो हिजाब पहन के आती थी, सर पे ओढ़ के आती थी। तो आज वेस्टर्न यूपी में जो महिलाएं घूंघट पहनकर गई, वो क्या बोलेंगे उनको? आप उनको कुछ नहीं बोलेंगे आप? तो सर मैं उसका हिमायत तो नहीं कर सकता। मैं आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं मैं घूंघट की हिमायत करूं? मैं क्यों? मैं सख्त खिलाफ हूं। फिर क्यों सख्त खिलाफ हूं? नहीं आप नहीं, आप मैं सुनिए, मैं जो लोग मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और निकाब पहनने को रेडिकलाइजेशन कहते हैं वो भारत के दुश्मन है। वो भारत के दुश्मन है वो लोग। उनको रेडिकलाइजेशन के आर के माने नहीं आते उन लोगों को। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों मुस्लिम महिला हिजाब पहनती हैं, हम उनको रेडिकलाइज बोल देंगे आप? भारत में पहनती हैं, मैं देखा हूं। चलिए मेरे साथ कॉलेजेस दिखाता हूं आपको हैदराबाद। सर मैं कहां एतराज कर रहा हूं आपसे? मैंने ये नहीं कहा आपसे कि कोई कहीं पर अगर कोई महिला बुर्का पहन रही है या हिजाब पहन रही है तो बैन कर दो। कहां बैन है? मैंने तो पहले कहा केवल एक मैटर केवल इतना है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक ड्रेस कोड लागू करने का अधिकार उस इंस्टीट्यूशन को है या नहीं है? आपने नहीं, आपने कहा था कि रेडिकलाइजेशन की निशानी है।
मैंने कौन आपसे सा कहा लोग ये डिक्टेटरशिप कह रहे बताइए हैं आप। भाई सर आपके आने से 40 मिनट पहले अगर मेरे शो पर कोई व्यक्ति ये बोल के जा रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि बात हो रही है। वो सब लोग भारत के दुश्मन हैं, भारत के संविधान के दुश्मन हैं। वो इस भारत के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को जानते नहीं है, जाहिल लोग हैं। और वो मुसलमानों को दबाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को क्रश कर, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, और खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को। मैं ये कह रहा हूं सर आपसे, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कॉन्सेप्ट है आपका। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात बहुत बार की। एक मिनट सुनिए सौरभ साहब, आपको मालूम नहीं सुनिए एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। आपको मालूम सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा कहता है कि 21.9% मुस्लिम बच्चियां 3 और 25 साल के दरमियान में कभी किसी कॉलेज या स्कूल में एनरोल नहीं हुई है। ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो इज ओनली 48% सर मुस्लिम महिलाओं का। इलिटरेसी रेट उनका सबसे कम है, और आप उनको तालीम से महरूम करना चाह रहे हैं इस बेबुनियाद और बकवास करके, झूठ बोलकर। सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, मैं फिर वही बता रहा हूं आपको जो बातें कही जा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों में से B.R. अम्बेडकर साहब, क्योंकि उसमें और भी लोगों का योगदान था, उन्होंने क्या कहा है जी, मैं 2 मिनट लूंगा आपके बस, और बस 2 मिनट, इसका जवाब आपसे ले लूं उसके बाद बंद कर देते हैं। उन्होंने ये कहा था कि उनके वर्ड्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट हिडियस साइट्स इज टू सी विमेन वेयरिंग बुर्का ऑन द स्ट्रीट्स। हिडियस वर्ड उन्होंने यूज किया था। मैंने हिडियस का गूगल करके हिंदी में मतलब समझा तो भयानक, भयंकर, ये एक भीषण साइट है देखना। ये तो अंबेडकर साहब की राय थी बुर्का पे। अब आप सुनिए। हाँ ठीक है, अंबेडकर साहब ने उस राय को कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने आर्टिकल 25 दिया, आर्टिकल 21 दिया, आर्टिकल 15 दिया, आर्टिकल 19 दिया, उसी शख्स ने। जब आप अंबेडकर को कोट कर रहे हैं तो अंबेडकर ने यह भी कहा था कि जो कल्ट फॉलोइंग हो जाती है ना, इट लीड्स टू डिक्टेटरशिप। जो एक प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता, अगर उसकी कल्ट फॉलोइंग हो जाती है, इट लीड्स टू डिक्टेटरशिप, अंबेडकर ने कहा था। अंबेडकर ने यह भी कहा था इस देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदू राष्ट्र से होगा। वो भी बोलिए आप। संविधान क्या है हमारे सामने? संविधान बनाने वाले ने ये सब चीजें लिखी, आर्टिकल 21, 15, 19, 14, और आप मुझे उससे महरूम करना चाह रहे हैं। मेरी बेटी या मुस्लिम महिला के हिजाब और निकाब पहनने से किसको नुकसान हो रहा है बताइए, हार्म थ्योरी बताइए। आप तो खुश होना चाहिए कि वो पहनकर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देश की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं। आप तो चौ तरफ से उनको दबाना चाह रहे, क्रश करना दबाना चाहिए। मुझे इस आर्गुमेंट पर भी कभी कभी हैरानगी होती है। अब आप यही कहेंगे कि हमारे धर्म का मामला है, लेकिन कोई महिला जो है उसको कोई प्रिस्क्राइब्ड कपड़े बता दिए जाएं कि यही पहनना है, तो ये उसकी इमेंसिपेशन है, ये उसको आगे बढ़ाना है। सर एक बात नहीं, आप नहीं, आपका जो एटीट्यूड है ना, कंडेसेंडिंग और पैट्रोनाइजिंग है। आप ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को सोचने समझने का सलीका नहीं है। आपने कितने मुस्लिम महिलाओं से बैठ के बात की सर जो बुर्का पहनती है? मेरे साथ आइए, बैठाता हूं मैं आपको, पूछिए उन लोगों से, सवाल करिए। आप ये समझ रहे हैं कि ब्रेन वॉश किया जाता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया जाता उन लोगों को। उनका चॉइस है वो, और वो चॉइस के ऊपर अमल करती। आपने चलिए आप बताता हूं आपको, AR रहमान की बेटी की फोटो देखी आपने, म्यूजिक डायरेक्टर की? एक बेटी बुर्का पहनी नहीं पहने भी है, क्या बोलेंगे AR रहमान को आप बोलिए उसके बारे में। आप लोग इंटरैक्शन कभी करते नहीं है। कोई एक दीवाना पागल आकर आपके शो पे बोल देता है तो उसको यकीन मत करिए। नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पूछिए लोगों से। ऐसा नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी, सुन लीजिए, बैरिस्टर ओवैसी का रहन सहन, सुनिए, आपकी तालीम, AR रहमान की तालीम और स्टैंडर्ड लिविंग का वो अलग है। नहीं, सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। जो सुल्ली डील बुल्ली डील हुई थी, उसमें तो कई मुस्लिम जर्नलिस्ट थे जो बगैर हिजाब निकाब के थे, उनका ऑक्शन कर दिया आपने। सर उसको कौन जस्टिफाई किया? हुआ सर? उसको किसने जस्टिफाई किया? मैं आपको बता रहा हूं कि ये सबसे गंदा काम था। सुनिए, नहीं, ये मैं बता रहा हूं कि ये नफरत है, ये हेट की आइडियोलॉजी है। आपको समझने की जरूरत है।
बुरखा नकाब एक बहाना है, असल नफरत है और कुछ नहीं है। चलिए सर, इजाजत दीजिए सर, बहुत मुझे शुक्रिया। एक और प्रोग्राम पे जाने का है सर। बहुत शुक्रिया आपका असद ओवैसी साहब।